आ जाओ। हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज़ विप्रो तेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्रैक नीट यूजी। और आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मैम, पता नहीं चलता है क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिड क्या है, एनाफेज में क्या हो जाता है, टीलोफेज में क्या हो जाता है। तो जो भी कुछ हो जाता है सब कुछ मैं तुम लोगों को समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। यदि तुम मेरी गाइडेंस में अपनी नीट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो +1 और +2 की, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो प्लस पे। अनअकैडमी प्लस के फ़ायदे बता देती हूँ। वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा टीचर्स सब्सक्रिप्शन क्या कहते हैं लाइव क्लासेस ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। तो एक कंप्लीट तैयारी आपको उस प्लेटफॉर्म के अंडर मिलती है। आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए कोई और सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, एक ही सब्सक्रिप्शन में तीनों सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। देन आपको हर टीचर डाउट सेशंस देता है। हर टीचर 3 क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन रखता है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। देन बहुत सारे क्विजेज होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट्स होते हैं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आपकी तैयारी क्या चल रही है। और मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ने का मौका मिलेगा, सीरीज वाइज पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। पूरा लाइन वाइज आप सिलेबस पढ़ेंगे एंड देन मतलब बार बार रिविजन्स, क्विजेज, इतना कुछ आपका हो जाएगा वहाँ पे कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको ऐसा हो जाएगा कि एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, बायोलॉजी में कुछ है ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाना है, नीट एम्स कैटेगरी पे क्लिक करना है। इस तरीके से समय पूछेगा वो कितने समय का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं। आप 1 साल या 2 साल पे क्लिक करेंगे, जैसा भी आपको सही लगता है। और जिस पे भी आप क्लिक करें आप ये कोड यूज करेंगे ऋतु RITU। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको 10% ऑफ हो जाएगा आपकी फीस में। अब 1 साल की फीस आपको सिर्फ 27,000 की पड़ेगी और 2 साल की फीस आपको सिर्फ 32,000 की पड़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ओके, तुम्हारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, ये हो तुम। ये हो तुम बड़े ही खुश, लाओ तुम्हारे स्पाइक्स भी बना दे। बहुत ही खुश तुम। तुम्हारी बॉडी बनी हुई है सेल्स से, सेल्स 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 से बनी हुई है, ठीक है। अब बेटा जी, क्या तुम्हारे सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्या तुम्हारा न्यूरॉन एक न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन बना रहा है? क्या तुम्हारा मसल सेल एक मसल सेल से 2 मसल सेल बना रहा है? क्या तुम्हारा ब्रेन सेल या कोई भी और सेल आगे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये क्वेश्चन की बात है। तो 1 मिनट, मेरा चश्मा गिर गया था। हमारी बॉडी में 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं? लेबाइल टिश्यू, स्टेबल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इनका क्या मतलब है? ये टिश्यूज के 3 टाइप हैं जो बेटा बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपकी पूरी बॉडी, आपको पता होना चाहिए, एक डेड लेयर से कवर्ड है, एक डेड सेल्स की लेयर से कवर्ड है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, स्किन का सबसे ऊपर वाला पार्ट। उसमें डेड सेल्स हैं और स्किन नीचे से नए सेल्स हमेशा बनाती रहती है। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है जो स्किन का सेल्स है, ठीक है। या फिर जो आपकी गट है, जैसे जो आपकी स्टमक इंटेस्टाइन का अंदर वाला पोर्शन है, ये बहुत जल्दी जल्दी अपने सेल्स लूज करती रहती है और नए नए सेल्स बनाती रहती है। सो लेबाइल टिश्यू होते हैं बेटा जो है जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। 1 सेल से 2 सेल बनाते रहते हैं। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं? स्किन, ठीक है जी। आप पढ़ सकते हैं जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
पर पढ़ सकते हैं बोन मैरो। ये वो है, समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये वो टिश्यूज हैं जो बहुत जल्दी जल्दी सेल्स को मतलब रिन्यू करते हैं, क्योंकि इनके सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मरते रहते हैं, तो आपको नए सेल्स चाहिए। बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं। अब आपको पता है आपका आरबीसी मर जाएगा तो नया आरबीसी तो बोन मैरो से बनेगा ना। सो लेबाइल टिश्यू वो हैं जिनमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती रहती है, ठीक है। स्टेबल टिश्यू वो है कि जिनमें जनरली सेल डिवीजन नहीं होती, लेकिन जरूरत पड़ने पे सेल डिवीजन हो सकती है, जैसे लिवर। आपके लिवर में जनरली सेल डिवीजन नहीं होती, पर अगर आपका लिवर खराब हो जाए तो आपके लिवर के बाकी सेल्स डिवाइड करने लग जाएंगे नया लिवर बनाने के लिए। किडनी, वैसे किडनी में सेल डिवीजन नहीं होती, लेकिन अगर किडनी खराब होने लग जाए तो नया नेफ्रॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं। पैंक्रियास। और कुछ टिश्यूज होते हैं परमानेंट जो कि कभी डिवाइड ही नहीं करते, चाहे वो खराब भी हो जाए। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके बहुत सारे न्यूरॉन्स खराब हो गए ब्रेन के, लेकिन न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करते। सो ब्रेन या न्यूरॉन। मसल सेल्स। अभी तक मैंने क्या सीखा है? मैंने बोला है कि यार अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर सभी का सभी, जो पूरी बॉडी जितने सेल से बनी है, सभी का सभी रैपिडली डिवाइड नहीं कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब समझते हो ना, एक सेल से दो सेल बनाना। सारे के सारे टिश्यूज ऐसा नहीं कर रहे हैं। 3 प्रकार के टिश्यू, लेबाइल जो फास्ट करते हैं ये, क्योंकि उनके सेल्स जल्दी जल्दी मर भी रहे हैं तो उनको नए सेल्स चाहिए, जैसे कि स्किन सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर वाली लाइनिंग, जैसे कि बोन मैरो, क्योंकि आरबीसी की लाइफ 120 डेज है ना। स्टेबल टिश्यू जो जनरली डिवाइड नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पे लिवर, किडनी, पैंक्रियास डिवाइड कर सकते हैं, नए सेल्स बना सकते हैं। और परमानेंट टिश्यू जो जरूरत पड़ने पे भी डिवाइड नहीं करेंगे, न्यूरॉन्स और मसल सेल्स। समझ गए? अब सेल साइकिल क्या है, मैं डेफिनेशन लिखा रही हूँ, ध्यान से सुनो। सीरीज ऑफ इवेंट्स जिससे कि एक सेल को गुजरना पड़ता है 1 से 2 सेल बनाने के लिए, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट्स सेल अंडरगोज टू डिवाइड, ठीक है जी। शुरू से लेकर आखिर तक जो जो सेल को झेलना पड़ेगा ताकि एक सेल 2 में डिवाइड हो जाए, उसको सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल के अंदर एक्चुअल डिवीजन भी आ गया, जहां पे सेल एक्चुअली में डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने की तैयारी भी आ गई। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। सेल साइकिल 2 फेजेस में है। एक है तैयारी, प्रिपरेशन, एंड एक इज एक्चुअल डिवीजन। एक तो पूरी जी जान से प्रेपरेशन में लगा हुआ है और एक्चुअली में एक डिवाइड कर रहा है। प्रेपरेशन को बोलते हैं इंटरफेज, प्रेपरेशन को बोलते हैं इंटरफेज, और एक्चुअल डिवीजन को बोलते हैं एम फेज। समझ में आ गया? जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या है कि सेल साइकिल बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है यदि ध्यान से सुनोगे तो। कुछ है नहीं ज़्यादा, बहुत ही, मैं तुम्हें सारा बना बना के साफ सुथरा लगा लगा के समझा दूंगी, सब समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो सेल साइकिल क्या है? एक तो तैयारी सेल डिवीजन की, और फिर एक्चुअल सेल डिवीजन। जो तैयारी है उसको कहते हैं इंटरफेज, और जो एक्चुअल सेल डिवीजन है उसको बोलते हैं एम फेज। अब बेटा ह्यूमन सेल जो है वो 24 घंटे में एक सेल साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ह्यूमन सेल मतलब ह्यूमन सेल को जिसको डिवाइड करना है, ये जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, लेकिन जिसको करना है वो 24 आवर्स में अपना एक सेल साइकिल कर लेता है पूरा, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाता है। तो बेटा इसमें से 23 आवर्स ये प्रिपरेशन करने में लगाता है, और सिर्फ 1 आवर एक्चुअल डिवीजन में लगाता है। समझ रहे हो? तो मतलब ये पेड़ काटने से पहले अब्राहम लिंकन ने कहा था शायद ये, कि यदि मुझे एक पेड़ काटने को दिया जाए, तो अगर मेरे पास पेड़ काटने के लिए 24 घंटे हैं, तो मैं उसमें से 23 घंटे अपना कुल्हाड़ा शार्प करने में लगाऊंगा, और 1 घंटे में लास्ट के पेड़ को काट दूंगा। तुम लोग भी यही कर रहे हो। नीट का पेपर तो 3 ही घंटे है,
है ना। तो ये जो पूरे साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम भी क्या कर रहे हो, इंटरफेस कर रहे हो, है ना। ये पूरे साल प्रिपरेशन करते हो, लास्ट के 3 घंटे में दिखाते हो कि क्या करके आए। तो इंटरफेस, ये तो एम फेज तो रिजल्ट है इसका, ठीक है, जो अल्टीमेटली एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हुआ है, ये एम फेज है। ये बिल्कुल थोड़े से टाइम में हो जाएगा। जो इसकी प्रेपरेशंस है, तैयारियां हैं, ये बहुत लंबी चलेंगी। इंटरफेस 23 आवर्स। समझ गए, ये भी बात समझ गए तुम। अब इंटरफेज के भी आगे कुछ फेजेस हैं जो मैं लर्न कराऊं, लर्न कर लेना। तो फिर एम फेज के भी आगे कुछ फेजेस हैं। चल, तो अब बात करते हैं। अच्छा, ये नोट डाउन करना है तो कर लो, नोट डाउन करना है तो हो गया। अब देखो बेटा जी आगे, पहले तुम्हें इंटरफेस समझाऊं या तुम्हें तैयारियां सिखाऊं, तैयारियां कैसे करनी। मैं तुम्हें तैयारियां सिखाती हूँ, यहाँ वापस आऊंगी। आओ इंटरफेस पे चलते हैं बेटा जी। देखो, अगर आपको सेल साइकिल बनाना है, ऐसे गोला बना देती हूँ, मान लो ये पूरा सेल साइकिल है, ठीक है, पाई चार्ट की तरह। तो सिर्फ 5% एम फेज है, बाकी ये 95% इंटरफेज है। अब ये बात हुई है, 95% टाइम इंटरफेज में गुजरेगा सेल का, और ये जो 5% टाइम है वो एम फेज में गुजरेगा। इस तरीके से बना सकती हूँ सेल साइकिल को, ठीक है। अब बेटा तैयारी देख लेते हैं। तैयारी 3 फेजेस में होगी, तैयारी 3 फेजेस में होगी। पहला फेज G1, दूसरा फेज S फेज, और तीसरा फेज G2। अब इनका सीक्वेंस आ जाता है बेटा, कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है। ये M फेज, इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो बेटा अपने को ज्यादा सोचना नहीं है यार। जी का मतलब होता है गैप या ग्रोथ फेज, कोई ग्रोथ फेज बोल देता है, कोई गैप फेज बोल देता है। तो देखो, हर चीज के बीच में गैप देना बनता है ना। एम फेज और एस फेज के बीच में एक गैप दे दो, एस फेज और एम फेज के बीच में एक गैप दे दो। तो मतलब एक पहले कोई अजीब सा नाम बना दो, एम बना दो, फिर एक गैप दे दो, फिर दूसरा नाम बना दो, एस फेज बना दो, फिर एक गैप दे दो। तो मतलब गैप्स बीच बीच में आपको ठूसते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। इंटरफेस के 3 पार्ट्स हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। अब इसमें करते क्या क्या है, हमें ये भी सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सेल कैसे डिवाइड करता है। आओ अब थोड़ा पीछे आओ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ सेल को तैयारी क्या क्या करनी होती है। मेरे बच्चों सोचो, सेल के शूज में अपने पैर डाल के देखो। ये एक सेल है, आज बहुत खुशियों का दिन है इसकी जिंदगी में, क्योंकि अब इसे डिवाइड करना है, ठीक है। बहुत हैप्पी, ओके। तुम्हें क्या लगता है इसे क्या करना पड़ेगा। इसके पास जो भी जायदाद है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि ये अपना सारा साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है और अपना जो न्यूक्लियस है, डीएनए है, ये अपने 2 बच्चों में बांट रहा है, ठीक है। ये सेल आगे जाके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा इसको हर चीज डबल करनी पड़ेगी 2 में बांटने के लिए। अब मान लो इसके पास 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको कम से कम 2 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। मान लो ये 1 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो 1 माइटोकॉन्ड्रिया तो इस बच्चे के पास आ जाएगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, भीख मांगेगा? नहीं ना। तो ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट करेगा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करेगा ताकि 1 माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ जाए। तो जो ये प्रेपरेशन होती है ना इंटरफेस, उसमें एक काम तो ये होता है कि सारी सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट कर जाती है, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाती है अपनी। 1 माइटोकॉन्ड्रिया से 2 हो गया, 1 क्लोरोप्लास्ट से 2 हो गया, समझ रहे हो। और वो बनानी जरूरी भी है ताकि दोनों सेल्स को इक्वल बांट सके। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट काम, देन बहुत सारा प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। यार देखो, तुम्हें आगे का समझ में आएगा कि कितना ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है। तो तुम्हें इंटरफेस के अंदर बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस नजर आएगा इंटरफेस के अंदर। अब
तुम्हें बताऊंगी मैं कहाँ प्रोटीन चाहिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पड़े, ऐसे से क्रोमोसोम पड़े, ह्यूमन सेल है मान लो, ऐसे क्रोमोसोम पड़े होते हैं। कितने क्रोमोसोम पड़े होते हैं बेटा इसमें? एक नॉर्मल डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम पड़े होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि इसको अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनानी होती है। अगर ये क्रोमोसोम की कॉपी नहीं बनाएगा तो 46 क्रोमोसोम इसको आगे इधर देने हैं और 46 क्रोमोसोम इधर देने हैं। अगर ये क्रोमोसोम की कॉपी नहीं बनाएगा तो बताओ कैसे बांटेगा? तो 46 का आधा करना पड़ेगा, 23 इधर देना पड़ेगा, 23 इधर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम्हारे स्किन सेल्स में पहले 46 थे, फिर आगे जब माइटोसिस हुई तो 23 क्रोमोसोम्स रह गए। नहीं, जो आपकी नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, जो आपकी नॉर्मल बॉडी की सेल्स हैं, वो सारे के सारे 46 हैं यार। 23 का कोई सेल नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ एक सेल होता है तुम्हारे पास 23 का, वो होता है तुम्हारा गैमीट। लड़कों में स्पर्म्स और लड़कियों में ओवम, ठीक है। वो कहाँ बन रहे हैं? लड़कों में टेस्टिस में बन रहे हैं, लड़कियों में ओवरी में बन रहे हैं। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी सारी बॉडी के सेल्स 46 क्रोमोसोम के साथ हैं बेटा। गलती मत कर देना, कहीं कोई बोले मेरी तो स्किन सेल में 23 है, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा तुम्हारी बॉडी डिप्लॉयड है सिवाय तुम्हारे स्पर्म के और तुम्हारे ओवम के। तो बेटा यहाँ पे जो माइटोसिस होता है उसका क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है अगले सेल्स में भी जो भी बनेंगे। तो क्रोमोसोम को डबल करना है, क्रोमोसोम को कॉपी करना है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कॉपी करना है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा क्रोमोसोम याद करा दूं, तुम्हारी याददाश्त अच्छी करा दूं। इंटरफेज में मतलब क्रोमोसोम्स कॉपी होगी, मतलब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब जिन बच्चों को याद नहीं है क्रोमोसोम कैसे बनता है, आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा याद करा दूं क्रोमोसोम कैसे बनता है। ये डीएनए है, ये डीएनए पहले एक प्रोटीन पे लिपटता है, याद है? एक प्रोटीन पे लिपटता है, उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, याद है? ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, याद कर लो जिनकी याददाश्त खराब हो गई है। ये डीएनए है, डीएनए पहले हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे से लिपट जाता है, ऐसे से लिपट के ऐसे यहाँ पे लिपट गया, समझ रहे हो? तो एक ऐसे बीडेड सा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए, ऐसे से बना लेते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। जिनको नहीं पता बेटा बहुत दिक्कत होती है, क्रोमेटिन क्या होता है मैडम, क्रोमोसोम क्या होता है मैडम, सेंट्रोमियर क्या होता है मैडम, अभी समझा रही हूँ। अपने कॉन्सेप्ट ठीक करना चाहते हो तो सुन लो। बायोलॉजी ऐसे ही है, देखो एक लेक्चर ध्यान से सुनते हो तो अगले लेक्चर को सुनने में ज़्यादा मजा आता है क्योंकि तुम्हें समझ में आती है चीज़ें। एक लेक्चर गंदा सुनोगे तो फिर अगले लेक्चर भी लगेगा कुछ नहीं पता चल रहा। बायोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होती है, मतलब सारे सब्जेक्ट से बिल्ड होता है। बायोलॉजी इसलिए बोलती हूँ कि बायोलॉजी में पढ़ाती हूँ। हर लेक्चर जो तुम सुनते हो, प्लस वाले बच्चों को भी मैं यही कहती हूँ, जैसे प्लस पे मैं शुरू से पढ़ाती हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाती हूँ, मैं इसको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाती हूँ। तो कुछ सेंटेंसेज आते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं जो उसके चैप्टर में नहीं समझाए होते, फिर मैं बताती हूँ उस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, धैर्य रखो। फिर कुछ बातें बता देती हूँ कि ये मतलब होता है, उस चैप्टर में भी आएगा। फिर अगला चैप्टर है, फिर कुछ बातें हुई। तो अगर तुम पिछले चैप्टर्स को समझते जाते हो ना, बेसिक बातें समझते जाते हो, तो तुम्हें अगले चैप्टर बहुत आसान लगते जाते हैं क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है वो। तो पूरी बायोलॉजी लिंक हो जाती है इस तरीके से। देखो ये अपन ने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, जो बच्चों ने मेरे से +2 में पढ़ा हुआ है ना, तो वो चीज़ें अपने को यहाँ काम आ रही है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जो मान लो कोई 9th-10th का बच्चा देख रहा है, ठीक है, या कोई अभी 11th में आया बच्चा देख रहा है, तो कुछ नहीं है, जो मैं बोलते यार सुनते जाओ। कभी नहीं है मैं सोचो मैम ये तो मुझे आता ही नहीं आता तो क्या हुआ, बता रही हूँ क्या होता है। एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, अगले लेक्चर में कहीं पे समझ में आ जाएगा। तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। बायोलॉजी के देवता बनना है तुमको, धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। मतलब किसी आम आदमी से तुम बात करने लग जाओ तो ये हो जाए, भैया क्या बायोलॉजी आती है लड़के को, ऐसे हो जाए बस। ऐसी सी बातें बताओ। नहीं तुम्हें पता है फंजाई यूनिसेलुलर वो होता है, क्या कहते हैं, हैप्लॉइड होता है। ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड होते हैं, ये सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, जो प्लांट्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर प्लांट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। ऐसी सी बातें बताओ लोगों को, हमारी बॉडी में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे बताया करो, बात में मजे आ जाए लोगों, ठीक है। सुनो, डीएनए होता है, ठीक है, कभी डीएनए बनाना भी सिखाऊंगी। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पे लिपट जाता है तो ये बन जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? ये बीडेड स्ट्रक्चर है ना, तो पर्ल नेकलेस की तरह लग रहा है, ये बीडेड स्ट्रक्चर क्रोमेटिन है, ठीक है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। फिर क्या होता है बेटा, ये प्रॉपर
ऐसे अरेंज हो जाता है, इस शेप में अरेंज हो जाता है, समझ रहे हो? ये ऐसे जाके ये बीडेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ऐसे से अरेंज हो जाता है, ऐसे से अरेंज। समझ रहे हो? तो इसको हम क्रोमोसोम कह देते हैं। लेकिन क्रोमोसोम में कुछ और भी प्रोटीन्स चाहिए, यहाँ पर कुछ और भी प्रोटीन्स होंगे, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी लगेंगे साइड साइड में, है ना, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी लगेंगे। इनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नाम से पता चलता है जो हिस्टोन नहीं है लेकिन क्रोमोसोम में मिलते हैं, क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन तो एक क्रोमोसोम बन गया बेटा, ये क्रोमोसोम का असली रूप है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम है, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। कभी क्रोमोसोम ऐसे पड़े होते हैं कॉम्पैक्ट शेप में, कभी क्रोमोसोम ऐसे कॉम्पैक्ट शेप में पड़े होते हैं, कभी क्रोमोसोम ऐसे ढीले पड़े होते हैं, ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लंबे से शेप, ऐसे, ठीक है। सो जब ऐसे पड़े होते हैं तो इसको क्रोमेटिन कह देते हैं, जब ऐसे पड़े होते हैं तो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम कह देते हैं इसको, ठीक है। ये सिंगल डंडा एक क्रोमोसोम है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये क्रोमोसोम है? इसका मैं तुम्हें सिखाऊंगी फंडा क्या है, इसको क्यों कहते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली में ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बीच में हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। दिस इज अ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एक टर्म दिया है मैंने, क्रोमोसोम के सेंटर में होता है। एक मैंने क्रोमेटिन टर्म दिया, एक मैंने क्रोमोसोम टर्म दिया। आई होप ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर है। पागल हो जाते बच्चे, पागल। वीडियो कॉल करने लगे हूँ, बताओ मेरी शक्ल देख के क्या करेंगे? कितना यूट्यूब पे मेरी शक्ल देखते हैं? आओ चलो आगे बात करते हैं। तो बेटा अपने को, एक मिनट रुको, इसको ब्लॉक मारती हूँ, हाथ धोगी। हाँ जी, आगे बात करते हैं। देखो तो ये आपको क्रोमोसोम समझ में आ गया। तो बेटा इंटरफेस के टाइम ये क्रोमोसोम मतलब कि डबल होने, क्रोमोसोम डबल नहीं होता एक्चुअली में, डीएनए डबल हो जाता है क्रोमोसोम का। तो बेटा इसको डबल करना भी सिखाऊंगी अभी, तो आओ आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो क्रोमोसोम जो डीएनए डबल होता है ना, ये होता है एस फेज में। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होती है? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो डीएनए अगर तुम्हें डबल बनाना है, जितना तुम्हारे पास डीएनए है उसका डबल बनेगा, तो तुम्हें कितने सारे प्रोटीन चाहिए यार। तुम्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी चाहिए, तुम्हें हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस होएगा। जैसे यहाँ से यहाँ आएगा सेल, यहाँ से यहाँ आएगा सेल, तो यार यहाँ पे पहले प्रोटीन बनेगा तभी तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए बहुत सारा, ठीक है। देन एम फेज में भी तुम देखोगे बड़े सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है बहुत सारा, ताकि जब सेल यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ जाए तो फिर यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन लेके जाए। अब एम फेज में कहाँ प्रोटीन चाहिए होता है ये भी सिखाओ, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बेसिक सी बात है यार, ये बेसिक सी बात है, इनको भी थोड़ा और डिटेल में कराऊंगी। जीवन में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। ये नीट में क्वेश्चन आता है डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, फिर G2 में फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन कुछ बच्चे और कुछ बुक्स कहते हैं मैम थोड़ा और डीप में पढ़ा दो, ठीक है। बुक्स में भी कुछ डीप में दिया होता है, पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं तीनों फेजेस के बारे में, G1, S और G2। एक मिनट फोन बंद करती हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, आ जाओ अब एक एक करके बात करते हैं। जीवन में क्या होता है, G2 में क्या होता है और S में क्या होता है। देखो जीवन में पहली बात तो मैंने बोल ही दी थी तुम लोगों को, है ना। वी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो आएगा वही करेंगे, फालतू की चीजें नहीं करनी है। सेल साइज इंक्रीजेस, भैया थोड़ा बड़ा होने दो ना सेल को, तभी तो सेल टूटेगा आगे जाके। देन अगली बात सुनो मेरे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात, जितनी सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट होनी है ना,
जितनी सेल ऑर्गेनेलिस को तो रेप्लिकेट होना ही पड़ेगा, कॉपी होना ही पड़ेगा, तभी तो वो आगे जाके सेल्स में डिवाइड होगी। रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस, रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस। यार ये बड़ा पंक्चुअल है ना सेल, वो कहता है यार बाद में करूंगा, इससे अच्छा पहले ही कर लूँ, अपना काम टाइम से निपटा लेता है, सोचता है G2 में रेप्लिकेट करूंगा, इससे पहले अभी कर लेता हूँ रेप्लिकेट, है ना। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस आपकी G1 में रेप्लिकेट हो जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है जी, G1 में इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब S फेज में आ जाओ। ठीक है जी, S फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात डीएनए रेप्लिकेशन, पहला पॉइंट डीएनए यहाँ रेप्लिकेट होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन। तो सेंट्रोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे होती है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन क्या होती है, सेंट्रोसोम क्या होता है, यही बताने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे 3-4 स्लाइड्स छोड़ी हैं सिर्फ एस फेज में। अब ध्यान से सुनो, एस फेज में क्या होता है। तुम्हें क्रोमोसोम बनाना आ गया, ये रहा तुम्हारा क्रोमोसोम, है ना, ये रहा तुम्हारा क्रोमोसोम, ये तुम्हारा डीएनए है ना, ये तुम्हारा डीएनए। ये अभी इसको सिंपल बना लेते, थोड़ा और सिंपल बना लेती हूँ, है ना, ताकि अपने को थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। ये डीएनए का पीस है इसके अंदर और इसमें प्रोटीन है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, दिस इज वन सिंगल क्रोमोसोम, दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द सेंट्रोमियर। एस फेज में क्या होता है, एग्जैक्टली ये सेम डीएनए कॉपी हो जाता है इस साइड पे, ये समझ रहे हो, ये वाला डीएनए पूरा अपनी कॉपी बना लेता है कैसे। दिस ब्लू डीएनए इज द कॉपी ऑफ द व्हाइट डीएनए एग्जैक्टली। और यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह लग के, यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह लग के यहाँ पे एक और बाजू बना देते हैं जो कि इसी सेंट्रोमियर पे यहाँ पे अटैच होती है, ऐसे एक सिंगल सेंट्रोमियर। इस तरीके से ये क्रोमोसोम अब कॉपी हो चुका है। तो बेटा जी क्या इसको मैं 2 क्रोमोसोम कहूँ या ये एक ही क्रोमोसोम है, मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा। तो मैं बता देती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में आता ही है बेटा। दिस इज 1 क्रोमोसोम ओनली, दिस इज 1 क्रोमोसोम with double the amount of DNA। भाई लोग इसको कभी 2 क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। अब तुम क्रोमोसोम कैसे गिनोगे, तो सिंपल सी बात है बेटा, जितने सेंट्रोमियर होते हैं ना उतने क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमियर है, तो यहाँ पे इसको एक ही क्रोमोसोम कहेंगे। लेकिन इस क्रोमोसोम के पास नॉर्मल क्रोमोसोम से, देखो नॉर्मल क्रोमोसोम ये है, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम, है ना, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। दिस इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम। क्यों जी, समझ रहे हो, दिस इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम, दिस इज अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। जिन बच्चों को लग रहा है कि सेशन लाइव है, नहीं बेटा लाइव सेशन है, पर तुम्हारे कमेंट्स नहीं देख रही हूँ मैं अभी, क्योंकि कमेंट्स देखने में मैं फिर भटक जाती हूँ टॉपिक से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे साथ बातें मारने लग जाती हूँ, इसलिए कमेंट्स नहीं देख रही तुम्हारे। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम सिंगल ही रहा लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल हो गया। ठीक है जी, अब इसकी एक बाजू को क्या कहेंगे बेटा, अब इसकी एक बाजू कहेंगे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड, दूसरे क्रोमोसोम में दूसरा क्रोमेटिड, सॉरी दूसरी बाजू को दूसरा क्रोमेटिड। एक बाजू को एक क्रोमेटिड, दूसरी बाजू को दूसरा क्रोमेटिड, और दोनों को मिला के कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि इनमें एग्जैक्टली सेम डीएनए है। समझ रहे हो, जो जीन यहाँ पे है, जो जीन यहाँ पे है वो भी वही जीन यहाँ पे है, रेप्लिकेटेड है ना, कॉपी है ना, और कुछ नहीं है। जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है, तो रेप्लिकेटेड कॉपी है यार, कुछ नहीं है। इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स और दोनों को मिला के बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब तुम एक बात ये समझ गए हो कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता एस फेज में, सिर्फ डीएनए डबल हो जाता है। भगवान के लिए ये सेंटेंस याद रखना, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, ये सेंटेंस याद रखना। क्रोमोसोम
नंबर रिमेन्स सेम इन एस फेज, मतलब कितना 46 क्रोमोसोम ही है अभी भी। बट भाई डट नहीं, बट डीएनए कंटेंट डबल्स, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। अब इसको तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे मेरे बच्चों? 2n क्रोमोसोम है, 2n क्रोमोसोम है, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को 2n बोलते हैं ना, तो एस फेज के बाद 2n ही रहता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ, 46 क्रोमोसोम ही है, लेकिन डीएनए कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो पहले 2c था, डीएनए कंटेंट 2c था, मतलब तोल लो ना, डीएनए को तोल लो, मान लो 1 ग्राम डीएनए टोटल सेल में, अब 2 ग्राम डीएनए हो जाएगा, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना, 2 ग्राम्स डीएनए हो जाएगा। तो बेटा डीएनए कंटेंट जो नॉर्मल सेल का होता है वो 2c होता है, लेकिन एस फेज के बाद वो 4c हो जाता है, 2 ग्राम डीएनए हो जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस, ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्या आफ्टर एस फेज 2n का 2n ही रहता है, क्योंकि n मतलब नंबर, n मतलब नंबर, ठीक है जी, नंबर सेम रहता है, 46 का 46 रहता है, c इज यू नो कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। एम आई वेरी क्लियर अबाउट दिस? बोलो जी। मैं आपके कमेंट्स चेक करने जा रही हूँ, आई होप आप ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए हैं। बोलिए, समझ गए हो? ये अभी नहीं पढ़ेंगे, हाउ माइटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फिजन, ये अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा। बोलो जी, ये क्लियर है? ओके, वॉइस लो, वॉइस तो भैया सही है, यहाँ पे वॉइस तो लो नहीं है। आओ आगे चल रहे हैं फिर। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है जी, आगे चलो। एस फेज में समझ में आ गया, अब सेंट्रोजोम क्या है, डीएनए का कंटेंट तुमको समझ में आ गया, क्रोमोसोम नंबर तुमको समझ में आ गया। सेंट्रोजोम क्या होता है बेटा? सेंट्रोजोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है, पहली बात तो ये प्लांट्स में नहीं मिलती, सिर्फ एनिमल्स में मिलती है, फाउंड इन एनिमल सेल्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स में नहीं मिलती, नॉट इन प्लांट सेल्स, ठीक है जी। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है सेल साइकिल के लिए। मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करता है सेंट्रोजोम। तो देखो सेंट्रोजोम होता कैसा है, ये एक सेंट्रोजोम है, इसके अंदर 2 ऐसे पॉपकॉर्न से पड़े होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे, इनको कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है जी। तो 2 सेंट्रियोल होते हैं। जब ये कॉपी हो जाता है, तो यहाँ पे 2 सेंट्रोजोम होते हैं और 4 सेंट्रियोल, इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये काम क्या करेगा तुम्हें धीरे धीरे सिखाऊंगी मैं, आगे आ जाओ। G2 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी, प्रोटीन बनता है। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो तो रेप्लिकेट हुई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट हुए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट। तो मतलब जीवन में सारी ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट कर ली, लेकिन सारी हो नहीं पाई, तो कुछ एस में रेप्लिकेट हो रही हैं, कुछ G2 में रेप्लिकेट हो रही हैं। एस में जैसे कि सेंट्रोजोम रेप्लिकेट हो गया, और G2 में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट हो गया, ठीक है जी। क्लियर है? सीक्वेंस क्लियर है? क्या क्या हो रहा है वो क्लियर है। आ जाओ बेटा जी अब G0 फेज की तरफ। अब देखो यार ये कुछ अजीब सी चीज है यार, G0 क्या हो गया? अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? M फेज होता है, M फेज से G1 में जाता है, G1 से S में जाता है, S G2 में जाता है, और G2 से फिर M में जाता है। लेकिन मेरी बात सुनो, मान लो कोई सेल है, ध्यान से सुनो, कोई सेल है, मान लो यहाँ पे कोई सेल है,
उसने सेल डिवीजन करनी है, तो वो G1 में गया, वो G1 में गया, बड़ा हो गया है ना, साइज में बड़ा हो गया, ऐसे ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस कर ली, फिर वो S में गया, डीएनए रेप्लिकेट कर लिया उसने, फिर G2 में गया, फिर जब वो M में गया तो यहाँ से 2 सेल बन गए, यहाँ से 2 सेल्स बन गए। तो यार एक बात बताओ, अब मान लो इसने नहीं रेप्लिकेट करना, ऐसे थोड़े बहुत रहते हैं, सारे सेल्स रेप्लिकेट ही थोड़े भी करते रहते हैं। मान लो कोई सेल है जिसने नहीं रेप्लिकेट करना, मान जैसे कोई लिवर सेल है, मान लो इसने नहीं रेप्लिकेट करना, तो क्या होगा बेटा, ये G1 में जाएगा लेकिन S में नहीं जाएगा, ये यहाँ से हटके G1 से बाहर निकल के G0 में चला जाएगा। G0 रेस्टिंग फेज है, जिसे भी सेल डिवीजन नहीं करना वो G0 में चला जाता है। ठीक है जी, इसको क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, क्विसेंट फेज, इस पे क्वेश्चन आया था, क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन इसी पे ही आया था। क्विसेंट फेज या रेस्टिंग फेज बोलते हैं बेटा, जिसको भी नहीं करना ना वो G0 में चले जाओ। G0 भी सेल साइकिल का पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग है। फिर जब रेप्लिकेशन करनी है दोबारा से G1 में आ जाओ और फिर यहाँ से रेप्लिकेशन करना शुरू कर दो। अब जैसे जो रेप्लिकेट करते ही नहीं है, जैसे न्यूरॉन्स हो गए या मसल सेल हो गए, वो G0 में ही रहते हैं बेटा, हमेशा G0 में ही रहते हैं न्यूरॉन्स, क्योंकि उनको तो रेप्लिकेट करना ही नहीं है, या मसल सेल, उनको तो रेप्लिकेट करना ही नहीं है। लिवर सेल कुछ टाइम के लिए रहते हैं यहाँ पे, फिर ये वापस भी जा सकते हैं, न्यूरॉन्स तो कभी वापस भी नहीं जाते। ठीक है, अब क्वेश्चन आया था कि G0 फेज में जब वो जाता है सेल, तो वो एक्चुअली में सेल साइकिल को एग्जिट कर रहा है या सेल साइकिल को सस्पेंड कर रहा है, मतलब सेल साइकिल को कुछ समय के लिए छोड़ रहा है या कंप्लीटली एग्जिट कर रहा है। तो बेटा इसका आंसर था G0 में आप सेल साइकिल को सस्पेंड करते हो, एग्जिट नहीं करते हो। यू सस्पेंड द सेल साइकिल फॉर सम टाइम और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब डिपेंड करता है ना कौन सा सेल है, या तो आप सस्पेंड करोगे या आप क्या कहते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड करोगे, ज़्यादा टाइम के लिए सस्पेंड करोगे, एग्जिट नहीं करते आप सेल साइकिल को कभी। सो G0 फेज से कहाँ से निकलना है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो क्विसेंट फेज के बारे में। G1 में जाओ, आगे नहीं जाना चाहते G0 में बैठ जाओ। अगर कभी दिक्कत हुई तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो, G0 से वापस G1 में आ जाओ, फिर S में चले जाओ, फिर आगे साइकिल चला जाओ। G0 फेज समझ में आ गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटरफेज खत्म होता है। इंटरफेज के 3 जो स्टेजेस हैं, G1, S, G2 खत्म होता है, G0 खत्म होता है। अब आ जाओ बेटा जी M फेज पे। M फेज या माइटोसिस, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होगी। अब तुम्हारी जान खाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए M फेज भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब सुनो ये क्या होता है भैया, 2 स्टेजेस हैं किसी भी सेल को डिवाइड करने के। मान लो ये एक सेल है, बहुत खुश, बड़े दिनों से ये मौका नहीं मिल रहा था, ठीक है जी, सेल डिवीजन करने का। अब करेगा तो पहला जो ये स्टेप करेगा बेटा, ये अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। देखो इसके पास एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक न्यूक्लियस है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल के पास 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, सेल ऐसे लंबा सा हो जाता है और सेल के पास 2 न्यूक्लियस रहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस सिंपली मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला स्टेप ये है, 2 न्यूक्लियस तो आने ही है, एक को बांटा रहेगा। और साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो मतलब इसमें क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग हो जाएगा, ऐसे ऐसे ना, 2 साइटोप्लाज्म टूट के अल्टीमेटली 2 ऐसे सेल्स बन जाएंगे। दिस इज साइटोकाइनेसिस। और एक यहाँ पे समझ लो ना, एक न्यूक्लियस ऐसे आ गया। क्या बोला मैं, सिंपली मैंने ये कहा है M फेज के आगे फिर से 2 पार्ट्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन,
जिसमें न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस क्या है? सेलुलर डिवीजन, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। एम फेज के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों, कैरियोकाइनेसिस के आगे फिर से 4 पार्ट्स हैं, जो कि जिनको तुम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जानते हो। जो बच्चे नहीं भी जानते जान लो। कैरियोकाइनेसिस के फिर से आगे 4 फेजेस हैं। कैरियोकाइनेसिस, सुंदर सुंदर लिखी है यार मेरी राइटिंग। कभी किसी ने तारीफ नहीं की यार मेरी राइटिंग की। कोई कर दो यार तारीफ यार, कभी तो लिख दिया करो मैम आपकी राइटिंग अच्छी है। मैं कितनी कोशिश करती हूँ यार, तुम लोगों ने मजाक लगा रखा है। तुम्हें क्या लगता है मैं कितनी कोशिश करती हूँ अच्छा लिखने के लिए? कैरियोकाइनेसिस is further divided into prophase. ये देखो कितना स्टाइलिश, ये देखो, ओह ये मेटाफेज, एनाफेज, देख रहे हो कर्सर राइटिंग में भी, एंड टीलोफेज। जिन बच्चों को ये सीक्वेंस नहीं याद रहता, ऐसे भी नादान बच्चे हैं जिन्हें ये सीक्वेंस याद नहीं रहता, उनके लिए एक बहुत ही गंदा निमोनिक बना के लेके आई हूँ। मैं तो नहीं बना के लेके आई, मैंने भी किसी टीचर से सीखा है। पी एंड मेट, सुसु करो एंड मेटिंग करो। पी एंड मेट, सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे हो अभी तक जो हमने इतनी बात की है? अरे रे, आज इतना अच्छा हेयर स्टाइल बना के आई थी मैं, फिर से ये ऐसे बाल हो गए हैं कबूतर जैसे, बट कोई बात नहीं, आई एम प्राउड ऑफ माई हेयर। क्या बात की अभी तक हमने कहा कि भैया सेल डिवीजन के 2 पार्ट्स हैं, एक तैयारी, एक एक्चुअल डिवीजन। तैयारी है इंटरफेज और जो एक्चुअल डिवीजन है वो है एम फेज। फिर इंटरफेज के आगे फिर 3 पार्ट हैं, G1, S और G2। फिर जो एक्चुअल है एम फेज, उसके फिर आगे 2 पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन के फिर आगे 4 पार्ट हैं, क्या क्या? पी एंड मेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ तक समझ गए हो तो तुम माइटोसिस को खत्म करने के बहुत करीब हो मेरे बच्चों, बहुत ही करीब हो, बहुत ही करीब, ठीक है। आओ चलें अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। लेट्स डू दिस। देखो, प्रोफेज से पहले एस फेज की बात कर लेती हूँ मैं। एस फेज की बात कर लेती हूँ। एस फेज समझते हो ना, डीएनए रेप्लिकेशन वाला फेज। तो एस फेज में तुम्हारे पास ऐसे 46 क्रोमोसोम थे पहले, एस फेज से पहले ऐसे 46 क्रोमोसोम्स थे। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, ये सारे रेप्लिकेट हो गए ऐसे। तो हैं ये अभी भी 46, लेकिन अब इनके पास डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए है ना। तो अभी है, तो अभी भी 46 क्रोमोसोम है। लेकिन बेटा एस फेज में ऐसे दिखते नहीं है जैसे मैंने बनाई है, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया है ना कि बेटा ऐसे दिखते हैं। एक्चुअली में G1 लगा लो, G2 लगा लो, S लगा लो, हमारा डीएनए ना ऐसे ढीला पड़ा होता है, ढीला ढीला से ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे क्रोमोसोम ऐसे पड़े होते हैं, समझ लो, अनकंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे। रेप्लिकेट तो हो गए इस फेज में, लेकिन समझ रहे हो ना, ये ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं पड़े होते, ऐसे नहीं पड़े होते। ऐसे तो मैं सिर्फ बनाती हूँ दिखाने के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कह देते हैं, क्रोमेटिन। बीडेड स्ट्रक्चर है ना क्रोमेटिन। तो बेटा प्रोफेज में पहली चीज होती है कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं। तो मतलब G1 में भी ऐसे पड़े थे, S में रेप्लिकेट हो गए, G2 में भी ऐसे पड़े हुए, कंडेंस नहीं हुए। प्रोफेज में क्या होता है, देखो बेटा, ये सेल है, ये सेल है। अरे क्या है यार, ये कोई बनवा दो बेटा अच्छा सा गोला है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो बेटा शुरू कैसे होता है प्रोफेज?
ये क्रोमोसोम हल्के हल्के कंडेंस होने लग जाते हैं. These chromosomes they start to condense little bit like this. पहला स्टेप ये ऑफ कोर्स ब्लू होना चाहिए, तुम समझ रहे हो. सो पहली चीज जो होती है वो होती है क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कंडेंस. कंडेंस होना पहली चीज होती है. ठीक है, बता रही हूँ तुम्हें क्या क्या होता है. ये अर्ली प्रोफेज की निशानी. देखो प्रोफेज को मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है, अर्ली एंड लेट प्रोफेज. ठीक है, तो ये अर्ली प्रोफेज की स्टोरी है. मतलब शुरू शुरू में क्या होता है, तो उससे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम थोड़े दिखने लगे हैं, लेकिन फुली कंडेंस नहीं होने बेटा. फुली कंडेंस ये मेटाफेज में जाके होते हैं, इससे अगली स्टेज में. तो अब आगे बनाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. प्रोफेज के अंदर 2-3 स्टेप्स होते हैं. ये क्रोमोसोम और ज्यादा कंडेंस होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है. ये लेट प्रोफेज में हो रहा है. लेट प्रोफेज में हो रहा है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है ये बेताब हैं खुले उड़ने के लिए. मस्त उड़ना चाहते हैं साइटोप्लाज्म में, तो इनको खुला करने के लिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है बेटा. और क्रोमोसोम अंदर कंडेंस होते जा रहे हैं. पूरे तो कंडेंस नहीं हुए, लेकिन अब थोड़े थोड़े क्रोमोसोम की शेप में नजर आ रहे हैं. कंडेंस हो रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है. और अंत में क्या होता है लेट प्रोफेज में बेटा. अब सोचो क्रोमोसोम्स जब खुले घूमेंगे तो कहाँ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ जाएगा क्लोरोप्लास्ट. तो बेटा वो दिखने बंद हो जाते हैं, वो पहले ही इनविजिबल हो जाते हैं. माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना बंद हो जाता है. कहते हैं भैया क्रोमोसोम आ रहे हैं बाहर, चलो इनविजिबल हो जा. तो यहाँ पे जो हमारे सेल ऑर्गेनेलिज हैं ये धीरे धीरे इनविजिबल होना शुरू हो जाते हैं. तो मैं लिख दूँ ये वाली चीज, लिख दूँ, या आगे लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में तो है ना. सेल ऑर्गेनेलिज लेट प्रोफेज की बात कर रही हूँ. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट टू डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर. ठीक है जी, ये सारी चीजें प्रोफेज में होती हैं. एक और चीज होती है प्रोफेज में, देखो ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वो थे ना सेंट्रोसोम, वो नहीं बस डिसॉल्व होते. जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम याद है, इसके बीच में 2 सेंट्रियोल्स पड़े होते हैं. ये नहीं होते बेटा डिसॉल्व, बल्कि ये मूव करने लग जाता है. एक इधर मूव करने लग जाता है और दूसरे वाला इधर मूव करने लग जाता है. ये नहीं डिसॉल्व होता, एक इधर मूव करने लगता है. एक इस पोल पे जाना चाहता है, एक इस पोल पे जाना चाहता है. और क्या होता है इसके अंदर से बेटा छोटे छोटे प्रोटीनेशियस ट्यूब निकलने लग जाते हैं. ऐसे प्रोटीनेशियस ट्यूब्स निकलने लग जाते हैं ऐसे. तो ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है. ऐसे देख रहे हो, 2 स्टार बन गए, 2 तारे बन गए. ठीक है जी, इसको बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन. एस्टर फॉर्मेशन. एस्टर फॉर्मेशन क्या है, एक बीच में सेंट्रियोल्स, ये यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही है. इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही है. तो ये मूव करने लग जाता है, एक इधर एक इधर. क्यों बेटा, इन्होंने आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. तो क्या 4 पॉइंट बोले मैंने प्रोफेज में अभी तक. क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉन्डेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, क्योंकि क्रोमोसोम को उड़ना है, पूरे सेल में घूमेंगे. क्रोमोसोम पूरे खुले घूमेंगे तो सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट टू डिसअपियर. एंड देन दीज जो सेंट्रोसोम है दे स्टार्ट टू मूव. क्यों हो रहा है ये सब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ. मैं बता देती हूँ क्यों हो रहा है. कहाँ बताऊँ, यहाँ बताती हूँ. बेसिकली हमें करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू. माइटोसिस में हम लोग को करना क्या है, कैरियोकाइनेसिस में. ध्यान से देखो, कैरियोकाइनेसिस में हमारा मकसद क्या है. हमारे पास एक सेल आया था ऐसा. ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो. हमारे पास एक सेल आया था ऐसा. मान लो इसके पास 2 क्रोमोसोम है. एस फेज में तुमने क्या किया, एस फेज में तुमने क्या किया, क्रोमोसोम को रेप्लिकेट कर दिया. ऐसे ध्यान से सुनो, पूरे कैरियोकाइनेसिस में क्या होना है. ध्यान से सुनो, कैरियोकाइनेसिस में क्या होना है. ऐसे
तो हमने बेसिकली क्या करना है पूरे कैरियोकाइनेसिस में, इधर देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो डिसॉल्व हो जाएगी। अब आगे क्या होगा, इधर देखो, हमने इन क्रोमोसोम को लिटा देना है बीच में। हमने कहा आ इधर आके, बहुत नखरे जो है ना तुझे आके, इनको बीच में लिटा देना है ऐसे, और इनकी रेप्लिकेटेड बाजू भी यहीं पे ही है, इनको लिटा देना बीच में, और फिर इनको पकड़वा देना है। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही थी, ये यहाँ से कैप्चर करवा लेंगे बेटा, यहाँ से ध्यान से सुनो क्या होना, यहाँ से कैप्चर करवा लेंगे ऐसे, इनको पकड़ लेना बीच में। मैं टोटल बता रही हूँ कैरियोकाइनेसिस में क्या होना है ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। बस इनको तो फेजेस में बांटा हुआ है, ये पूरे प्रोसेस को हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में बांटा हुआ है। फिर आगे देखो क्या होना है, ये क्रोमोसोम बीच में से फटने हैं क्योंकि इनमें डबल द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इनको तोड़ देंगे बेटा बीच में से, ऐसे तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, ग्रीन वाला अलग, ब्लू वाला अलग कर देंगे ऐसे। और यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, समझ रहे हो, इनको ऐसे होल्ड कर लेगा ऐसे, ठीक है। अल्टीमेटली कुछ नहीं है बेटा, ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है ताकि ये दो सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाए, एक न्यूक्लियस यहाँ बन जाए, समझ रहे हो ना। और अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम यहाँ आ जाए, 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 ठीक है जी। और यहाँ पे फिर ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाए ना, दो सेल्स में आगे जाके डिवाइड हो जाए। बेसिकली हमने करना क्या है, ध्यान से सुनो, माइटोसिस में हमने करना क्या है, 46 क्रोमोसोम से हमने शुरू किया, 46 क्रोमोसोम से हमने शुरू किया जो कि ऐसे थे, 46 ऐसे। हमने क्या करना है, पहले इनको डबल करना है, एस फेज में डबल कर लिया। अब 46 क्रोमोसोम हमारे पास ऐसे वाले हैं, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है, कैरियोकाइनेसिस में से इनको बीच में से तोड़ देना है, जितने 46 क्रोमोसोम है इनको बीच में से तोड़ देना है, ठीक है। 46 क्रोमेटिड इधर पास कर देनी है, 46 क्रोमेटिड इधर पास कर देनी है। बेसिकली तुम्हारे पास एक क्रोमोसोम था, मैं क्रोमोसोम हूँ, मैं क्रोमोसोम हूँ, मेरे को आगे अपने आप को दो सेल्स में देना है, तो मैं अपने आप को दो सेल्स में नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैं तो सिंगल ही क्रोमोसोम हूँ ना, मेरे को अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी यहाँ पे साइड में कॉपी बना ली। अब माइटोसिस में क्या होना है, कुछ नहीं, मेरी और मेरी कॉपी अलग हो जानी है, मैंने इस सेल में चले जाना है, इसने उस सेल में चले जाना है, समझ रहे हो। सो यहाँ से एस फेज में कॉपी बन गई। अब हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में यही देखना है, ऐसे बना के कॉपी बना के हमने इनको बीच में लटका के बीच में से तोड़ देना है और बाकी दो सेल्स में डाल देना है। बस यही चीज हमने सीखनी है। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। देखो प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में ये मेम्ब्रेन टूट रही है, दिस मेम्ब्रेन इज ब्रेकिंग, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो रही है, सेंट्रोसोम ऐसे जा रहा है, ठीक है। प्रोफेज क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। प्रोफेज पढ़ ले, क्लियर हो गया तो। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज एस एंड G2 फेज, ठीक है। एस और G2 के पास होता है, बाद होता है। In the S and G2 phase, the new DNA molecules formed are not distinct but are intertwined. जो DNA molecule होता है वो compact नहीं होता, मैंने बताया ना आपको G1 और S में, they are G1, S and G2 में they are intertwined. Prophase is marked by the initiation of condensation. पहला point, initiation of condensation of chromosomal material. Condensation हो गया, the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centriole which had undergone duplication during S phase, देखो centriole S phase में duplicate हुआ था, हमने भी यही पढ़ा है, now begins to move towards opposite poles of the cell. So second point हमारा ये आ गया कि centriole is moving towards the opposite point. प्रोफेज के पॉइंट्स याद करो क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आएगा, this happens in which phase. तो पहला पॉइंट क्रोमोसोमल कॉन्डेंसेशन हो रही है, दूसरा सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड पे मूव कर रहा है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रोमोसोमल मटेरियल कॉन्डेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है जी। कॉन्डेंस वाला पहला फॉर्म हमने रख दिया।
इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल क्या बेटा, जो सेंट्रोजोम से जो धागे निकल रहे हैं ना, उससे माइटोटिक स्पिंडल बनेगा। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं सेंट्रोजोम से, ऐसे एस्टर नहीं बनाया था मैंने, एस्टर फॉर्मेशन कराई थी, उसी से पूरा माइटोटिक स्पिंडल आगे जाके बनेगा। द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डिसअपियर हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब डिसअपियर हो गया है। क्या क्या हुआ प्रोफेज में? कॉन्डेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई है, सेंट्रोसोम सेपरेट होके एस्टर्स बना लिया है, और ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो गई है। पहला फेज हो गया। अब आ जाओ मेटाफेज में। मेटाफेज में मैंने तुम लोगों को दिखाया, देखो अभी क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है प्रोफेज में, क्रोमोसोम आजाद हो चुके हैं। तो मेटाफेज की पहचान क्या होती है बेटा? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है ना, ये बीच में आके लेट जाते हैं बेटा, सेंटर में आके लेट जाते हैं इस तरीके से, समझ लो। इस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ब्लू वाले नीचे ग्रीन वाले ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीच में आके ऐसे लेट जाते हैं। ये जो पोर्शन है ना जिसपे ये लेटते हैं, जिसपे ये लेटते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, इस पर आकर लेट गए हैं, ठीक है जी। और यहाँ से जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ से धागे धागे से निकाल लेती है, ऐसे यहाँ से ये एस्टर तो बनाया ही हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ से धागे निकालते हैं, इन धागों को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये प्रोटीनेशियस होते हैं। मैंने कहा था ना एम फेज में प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा काम है। G2 फेज में आप बहुत सारा प्रोटीन बनाए थे, क्यों बनाए थे? ताकि ये फाइबर्स बन सके, ठीक है। तो यहाँ से ये होल्ड कर लेता, यहाँ से ये होल्ड कर लेता। अब ये होल्ड कहाँ पे कर रहा है बेटा? ये सेंट्रोमियर पे होल्ड नहीं कर रहा है, ध्यान से देखना, सेंट्रोमियर पे होल्ड नहीं किया बेटा, यहाँ पे एक सेपरेट स्ट्रक्चर है जिसपे ये होल्ड किया है स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। तो दो काइनेटोकोर होंगे, एक इस क्रोमेटिड का काइनेटोकोर, एक इस क्रोमेटिड का काइनेटोकोर, ठीक है। सो यहाँ पे भी दो काइनेटोकोर होंगे। काइनेटोकोर भी प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जिसपे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। तो पहचान क्या है मेटाफेज की? मेटाफेज की पहचान क्या है? क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड, कंप्लीटली कंडेंस हो गए। प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू हुए थे लेकिन कंप्लीटली कंडेंस यहीं पे हुए। देन क्रोमोसोम्स लाई ऑन मेटाफेजिक प्लेट, क्रोमोसोम्स लाई, डाई नहीं है भैया, ये लाई है ऑन मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है जी। इजी चीज। अब देखो भैया, इनको बीच में से फाड़ना है तो बीच में लेटाना तो पड़ेगा ही, तो मेटाफेज में बेटा ये मेटाफेजिक प्लेट पे लेट जाते हैं। आओ पढ़ लें ये चीज पढ़ लें। आई होप ये आपने नोट कर लिया। आओ आ जाओ। मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। तो मतलब जैसे ही न्यूक्लियर इन्वेलप पूरा टूट जाए, क्रोमोसोम आजाद हो जाए उड़ने के लिए, तो मतलब मेटाफेज शुरू हो चुका है। सो ये पहला पॉइंट आ गया, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। Hence the chromosome spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, the condensation of chromosome is complete and they can be observed clear under microscope. तो complete हो गया condensation, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। In fact, metaphase is the best stage to study the structure of chromosome because वो highly condensed state में। This then is the stage at which morphology of chromosomes is most easily studied. थर्ड पॉइंट ये आ गया। आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट पे सबसे इजीली आप देख सकते हो स्ट्रक्चर। At this stage, the metaphase chromosomes are made up of two sister chromatids. Obviously, आपने देखा है दो सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ है। प्रोफेज में भी दो ही सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ था, which are held together by a centromere. बीच वाले गोले को सेंट्रोमियर कहते हैं। Small disc-like structures at the surface of the centromeres are called kinetochore. Kinetochore are small disc-like structures जिसपे स्पिंडल फाइबर
अटैच हुआ था। These structures serve as the site of attachment of spindle fibers। तो हर क्रोमोसोम के पास 2 काइनेटोकोर हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। Formed by the spindle fibers, ठीक है। To the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell, center of the cell पे जाके लेट गए। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator, बीच में आके लेट गए, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore। हर chromatid kinetochore से attached है to spindle fibers, kinetochore से और spindle fiber से attached है, ठीक है। From one pole and its sister chromatid connected to its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole। I hope इसका मीनिंग आप समझ रहे हो। ये सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से अटैच्ड है इस पोल पे, और ये सिस्टर क्रोमेटिड अपने काइनेटोकोर से अटैच्ड है इस पोल पे। The plane of alignment of the chromosomes at the metaphase is referred to as metaphasic plate। The key features of metaphase are spindle fiber attached to kinetochores, chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate। क्लियर? मेटाफेज में कुछ नहीं है यार, बीच में आके लिटा दो ना क्रोमोसोम को, बस ये मेटाफेज है। और स्पिंडल फाइबर्स ने पकड़ लिया उनको, ठीक है। इस साइड से भी पकड़ लिया, मतलब जैसे एक क्रोमोसोम है, समझ रहे हो। मान लो मैं एक क्रोमोसोम हूँ, मुझे इधर से भी पकड़ लिया, मुझे इधर से पकड़ लिया, वो तो शुक्र है मेरी 2 क्रोमेटिड्स है, ऐसे 2 क्रोमेटिड्स है ना। तो एक क्रोमेटिड को यहाँ काइनेटोकोर लगा हुआ है, यहाँ से पकड़ लिया है, दूसरी क्रोमेटिड को यहाँ काइनेटोकोर लगा हुआ है, यहाँ से पकड़ लिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एनाफेज में क्या होगा। एनाफेज में बेटा वो जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं है एनाफेज, बहुत आसान है। ऐसे पकड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर ने ऐसे पकड़ा हुआ है, और वो फाड़ देगी क्रोमोसोम को बीच में से, क्रोमेटिड्स विल स्प्लिट। सो पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं, now chromatids will split एनाफेज में। तो ये जो लेटे हुए थे क्रोमोसोम बीच में, है ना, अब इनके टूटने का टाइम आ गया एनाफेज में बेटा। ये देखो बेचारे ऐसे लटकते हुए जाएंगे, ये इनका काइनेटोकोर है ना। यहाँ पे बना देती हूँ, मान लो ये ब्लू वाला, ये इसका ब्लू वाला, समझ रहे हो। यहाँ काइनेटोकोर से अटैच, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, इसने इसको काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है, इसने इसको काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है, इधर वाले ने इसको काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है, इसने इधर वाले काइनेटोकोर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर है, ठीक है जी। एनाफेज में कुछ नहीं होता, क्रोमेटिड्स विल स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर। जो क्रोमोसोम है दैट विल स्प्लिट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से देखने की है, ठीक है। जैसे ही ये क्रोमेटिड स्प्लिट होती हैं, इनके पास अपना अपना सेंट्रोमियर आ जाता है। दिस इज इट्स सेंट्रोमियर, ये यहाँ इसका सेंट्रोमियर है, ये इसका सेंट्रोमियर है, ये इसका सेंट्रोमियर, ठीक है। सो सेंट्रोमियर से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। सो एनाफेज एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 क्रोमोसोम हो चुके हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम अभी तो इनको क्रोमेटिड कह रहे थे। बेटा जब तक ये साथ में जुड़े होते हैं तब तक इनको क्रोमेटिड कहते हैं। जब तक ये साथ में जुड़े हुए हैं तब तक इनको क्रोमेटिड कहा है। जैसे ही ये सेपरेट हो गए, इनको क्रोमोसोम कहने लगेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम कितने हम कैसे नापते हैं, नंबर ऑफ क्रोमेटिड से नापते हैं। तो देखो जब ये बीच में से फट गए तो इसका क्रोमेटिड अपना बन गया, इसका क्रोमेटिड अपना बन गया। तो 92 क्रोमोसोम्स होते हैं एनाफेज में, ठीक है जी। पढ़ लें, आ जाओ पढ़ लें, कुछ नहीं है एनाफेज में, आओ पढ़ते हैं। On the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously। पहला पॉइंट स्प्लिट हो गया। And the 2 daughter chromatids now referred to as chromosomes। भाई लोग बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अभी भी वो क्रोमेटिड्स को क्रोमेटिड ही कह रहे। रुको मैं पानी पी लूँ, रुक जाओ।
हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अभी भी क्रोमेटिड को क्रोमेटिड ही कह रहे होते हैं। जब वो टूट जाता है उसके बाद भैया क्रोमोसोम बोलो, देखो split simultaneously and they are referred to as chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the opposite pole। अब इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं तुम लोगों को, जो एग्जामिनर होते हैं वो कहते हैं कि कैसे, तो कभी कभी ऑप्शन डाल देते हैं द क्रोमेटिड स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, बेटा कोई रिपेल नहीं कर रहा है, या देन सेंट्रोसोम स्टार्ट टू पुल द स्पिंडल फाइबर्स, बेटा कोई पुल नहीं कर रहा है, स्पिंडल फाइबर्स छोटे होने लग जाते हैं, दे स्टार्ट टू रिड्यूस इन देयर लेंथ, दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से टूट के सेपरेट होते हैं। ठीक है जी। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome towards each pole, and hence the leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, देखो सेंट्रोमियर लीड करता है, मतलब देखो सबसे ऊपर जो खींच रहा है वो सेंट्रोमियर काइनेटोकोर खींच रहा है, सो ये लीडिंग है। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब सेंट्रोमियर से पकड़ के खींचा जा रहा है इसको, और इसकी बाजू ऐसे ऐसे लटकी हुई, ऐसे लटकी लटकी साथ में जा रही है पीछे से, ये मतलब है इसका। ठीक है, इधर आओ, कहाँ गए? As each chromosome moves away from the equator, the centromere of each chromosome is towards the pole. Centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge. The centromere is leading with the arms of the chromosome trailing behind. Arms of the chromosome पीछे लटकती हुई आ रही हैं. Thus, anaphase stage is characterized by following key events. सेंट्रोमियर स्प्लिट, दो सेंट्रोमियर बन गए एक टूट के, तो मतलब क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 92। एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट, सेपरेट नहीं सेपरेट, इंग्लिश मेरी ऐसे तैसे फिरते जा रही है। क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ठीक है बच्चों, सेपरेट। चलो आगे चलो, टेलोफेज पे आ जाओ। टेलोफेज कुछ नहीं है, ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज है। जो करना था वो तो हम कर ही चुके हैं, क्रोमोसोम को बीच में से फाड़ना था वो तो हम कर ही चुके हैं। टेलोफेज में क्या है? ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो किया था अब उसको सही कर दो बेटा जी। क्या होगा? टेलोफेज में आपका सेल ऐसे इलॉन्गेट हो जाएगा, ऐसे इलॉन्गेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या है, देखो यहाँ पे सेंट्रोसोम ने अपना काम कर दिया, ये सेंट्रोसोम है, उसने यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम पकड़ के ले आया। क्रोमोसोम बेचारे यहाँ पे ऐसे लटके हुए, क्रोमोसोम ऐसे लटके हुए, यहाँ पे ये वाला सेंट्रोसोम है, उसका क्रोमोसोम ऐसे लटका हुआ है ना, ऐसे लटका हुआ है। तो अपन ने क्या किया था प्रोफेज में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ी थी, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट कर दो बनाना। तो पहला पॉइंट आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर। प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी, यहाँ पे अपीयर कर दो। देन क्या काम हुआ था कि क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे, क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस। अरे तो बिल्कुल ही साथ में लिख दिया देखो। अरे क्रोमोसोम स्टार्ट टू डीकंडेंस, क्योंकि जो प्रोफेज में किया उससे उल्टा तो हमने करना ही है ना। क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगेगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगेगी, देन ऑर्गेनेली स्टार्ट टू रीअपियर। यहाँ से ऑर्गेनेलीज स्टार्ट टू रीअपियर। ठीक है, बस कुछ नहीं है टेलोफेज। अब तो कुछ नहीं करना, बस सेल को तोड़ना है, तो साइटोकाइनेसिस करना है। कैरियोकाइनेसिस तो हो लिया, टेलोफेज इज द लास्ट फेज। आओ पढ़ ले, आ जाओ पढ़ लेते हैं। टेलोफेज at the beginning of the final stage of mitosis, telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। पहला पॉइंट आ गया decondense, पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, प्रोफेज का उल्टा करना है। The individual chromosomes can no longer be seen and chromatin
मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन टू पोल्स, क्रोमेटिन ऊपर चला गया, क्रोमेटिन नीचे चला गया. This is the stage which shows the following key events. Chromosome cluster at opposite spindle poles. अभी तुम्हें दिखाया मैंने, ऐसे क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे हुए, कुछ क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे हो गए ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट. न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स. न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बनना शुरू हो गया जो डिसॉल्व हो गया था. न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म्स. वही प्रोफेज में खत्म हुए तो यहाँ पे रिफॉर्म होंगे. इस तरीके से हमारा कैरियोकाइनेसिस समाप्त हुआ. अब आ जाओ साइटोकाइनेसिस पे. साइटोकाइनेसिस तो आसान है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है, सब कुछ तो डिवाइड हो गया, ऑर्गेनेलीज डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. अब तो करना ही क्या है, अब तो बस दो तरीके हैं. साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल्स में बहुत अलग होता है. एनिमल सेल, प्लांट सेल. देखो, एनिमल सेल के पास अपनी सेल वॉल नहीं होती तो वो कतई फ्लेक्सिबल है. कहेगा यार मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ तो ऐसे ही करेगा, मैं ऐसे करना चाहता हूँ ऐसे करेगा. तो वो क्या करता है, ये जैसे टीलोफेज में ऐसे सेल था ना, टीलोफेज में ऐसे सेल था ना, तो एनिमल सेल क्या करता है, सेंटर से अंदर खींचने लगता है, सेंटर से अंदर खींचने लगता है ऐसे 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 ऐसे. साइटोप्लाज्म टूटने लगता है दो पार्ट्स में ऐसे धीरे धीरे. यहाँ से अंदर ऐसे पुश होता है, यहाँ से अंदर कैसे पुश होता है. अब तुम सोच रहे हो कैसे पुश होता है, बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, वो अंदर खींचने लगते हैं. ठीक है जी. और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. तो ये इजिली डिवाइड हो जाता है. ठीक है. अब ये कौन सा है, सेंट्रीपीटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, वो तुम लोग सोच लो फिजिक्स वालों, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये सेंट्रीपीटल है जो अंदर की साइड आ रहा है या सेंट्रीफ्यूगल है. प्लीज ये अपना फिजिक्स से रेफर कर लें. प्लांट सेल में थोड़ी डिफिकल्टी है. देखो, प्लांट सेल के पास एक बहुत ही रिजिड सेल वॉल है. ये मान लो प्लांट सेल है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बने हुए हैं टीलोफेज में. अब यहाँ पे सेल वॉल है, तो यार सेल वॉल अंदर नहीं मुड़ सकती. सेल वॉल तो मतलब ऐसे तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसको क्लीवेज मेथड बोलते हैं. ऐसे तो डिवाइड नहीं हो सकता. तो सेल, प्लांट का जो सेल का तरीका डिवाइड करने का वो बहुत अलग है. यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बनने लगते हैं यहाँ पे. ठीक है. इनको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. ठीक है. फ्रैग्मोप्लास्ट धीरे धीरे जुड़ के यहाँ पे एक सेल प्लेट बना देते हैं. समझ रहे, फ्रैग्मोप्लास्ट का अलग अलग कलर कर देते हैं. ये फ्रैग्मोप्लास्ट, छोटे छोटे फ्रैग्मोप्लास्ट हैं. ग्रीन कलर से हम बना देंगे ये जैसे सेल प्लेट. सेल प्लेट बन जाती है बीच में. समझ रहे हो, बीच से एक दीवार बनने लगती है और ये धीरे धीरे बड़ी होने लगती है. इस साइड है ना, इस साइड ग्रो करने लगता है, इस साइड ग्रो करने लगती है, और ये पूरा एक टाइम पे पूरा डिवाइड कर देती है साइटोप्लाज्म को. तो सेल, प्लांट से, एनिमल सेल और प्लांट सेल का बहुत अलग है. एनिमल सेल ऐसे टूट रहा है, प्लांट सेल ऐसे टूट रहा है. तो इसमें देख लेना कौन सा सेंट्रीफ्यूगल और कौन सा सेंट्रीपिटल है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता. ठीक है. इसे बोलते हैं सेल प्लेट मेथड. और ये सेल प्लेट आगे जाके क्या बनती है, मिडल लेमेला बनती है. बेटा मिडल लेमेला, मिडल लेमेला होता है ना सेल वॉल के बीच में. यहाँ पे सेल वॉल बनेगी, यहाँ पे प्रॉपर सेल वॉल बनेगी ऐसे, यहाँ पे सेल वॉल बनेगी ऐसे प्रॉपर, और ये सेल प्लेट जो है वो मिडल लेमेला का काम कर देगी. ठीक है जी. पढ़ ले साइटोकाइनेसिस. दो प्रकार का साइटोकाइनेसिस है तुम्हारे पास. आ जाओ. माइटोसिस accomplish not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं हम, but also the cell itself is divided into two daughter cells by the separate process called cytokinesis, मतलब cytoplasm का division, at the end of which cell division is complete. In an animal cell, this is achieved by appearance of a furrow. फरो समझ रहे हो, ऐसे गड्ढा, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द फरो ग्रेजुअली डीपन्स. फरो देखो ऐसे अंदर गहरी होती जाती है, ये गड्ढा अंदर से ऐसे गहरा होता जाता है, ये गड्ढा ऐसे गहरा होता जाता है. ठीक है जी. एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू. ठीक है. प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल. सेल वॉल तो अंदर घुस नहीं सकती. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cells, wall formation starts in the center
ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड, बाहर की साइड ग्रो कर रही है, ठीक है, एंड मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। ऐसे ही हुआ था ना, ये यहाँ पे प्लेट बनी तो ये बाहर की साइड ग्रो करती रही ऐसे ऐसे और इन वॉल से टच कर रही है। The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate. Cell plate method कहते हैं इसको. That represents the middle lamella. Cell plate आगे जाके middle lamella में convert हो जाएगी between the walls of the two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid gets distributed between the daughter cells. वो तो distribute होने ही थे भैया, replicate किस लिए किए थे हमने G1 और G2 में, है ना? In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis. देखो कभी कभी क्या होता है, इधर आओ, कहाँ जाए हम, कहाँ जाए, यही सिखा देती हूँ। मियोसिस तो मुझे लगता नहीं आज हम कर पाएंगे, अरे आज ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास हो गई है, मियोसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन ये पूरा सुन लो। अच्छा तुम लोग समझ रहे हो ना कितना आसान है, सेल साइकिल कितना आसान है, ठीक है। आज माइटोसिस किए हैं, कल शायद मियोसिस कर लें, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होने वाली है। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @ritu_live। प्लस मैं वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भेजती हूँ, टेस्ट्स भेजती हूँ, MCQs भेजती हूँ। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लो पहली बात तो, जिन्होंने नहीं किया है, फिर ये @ritu_live लिंक डाल दो उसमें, ठीक है जी। यदि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ऐसे ही पूरा सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 2021 की, 2022, 2023 की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बायो के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड ऋतु यूज करते हो, ऋतु कोड यूज करते हो, ठीक है जी। और यदि आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो इसको 9877426811 पे आप कॉल कर सकते हैं। कोड डालने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, प्लस आप मेरी क्लासेस से कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखा देती हूँ जो मैं सिखा रही थी। मैं क्या सिखा रही थी बेटा जी, मैं क्या सिखा रही थी, हाँ मैं कह रही थी कभी कभी सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता, ऐसा होता है कुछ कुछ सेल। एंडोस्पर्म ऐसे तो बनता है, तो मैंने प्लांट्स में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ा लेंगे, पढ़ लूँगी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा। फिर मान लो न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर न्यूक्लियस मान लो दोबारा डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो एक ही साइटोप्लाज्म में, मतलब एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ गई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है जी। चलिए आगे, अब यही बात पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। सेंसेशन इसको नहीं कहते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सेंसेशन थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि सेंसेशन में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस से फॉलो नहीं किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंसेशन दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्मिक कोकोनट। आई होप आपको माइटोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मियोसिस करेंगे, कल कर लेंगे, मैंने सोचा था आज माइटोसिस मियोसिस दोनों करा दूंगी, पर ये तो फिर 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, 3 घंटे की क्लास लगाने की हिम्मत नहीं है हमारी, ठीक है। सो आई विल टीच यू मियोसिस एट 3 PM टुमारो, आई विल सी यू, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अगर आप मुझे इंकरेजमेंट में कुछ ब्यूटीफुल शब्द कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैम समझ में आ गया, बहुत मज़ा आया। और अगर आपको कुछ ख़राब चीज़ लगती है, आप चाहते हैं कि मैं उसे इम्प्रूव करूं, जैसे कि मुझे पता है आप लोग चाहते हैं मैं ज़्यादा रेगुलर क्लासेस लूँ, ज़्यादा लंबी क्लासेस लूँ और नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ा दूँ, आई नो मैं तुम्हारी डिमांड्स जानती हूँ। सो वो भी लिख दो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो असर पड़ेगा मेरे ऊपर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू इस पे आ जाओ, आप क्या कहते हैं, कहाँ गया हमारा, कहाँ गया टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल वगैरह वहाँ भी मैं बताती रहती हूँ, देन MCQs देती रहती हूँ आप लोगों को। देन आप प्लस पे आ जाओ तो बात ही कुछ और है। प्लस पे हर रोज़ 1.5 घंटे की क्लास लगती है, तो रोज़ 1.5 घंटा तुम मुझसे पढ़ोगे, पर्सनलाइज्ड कोचिंग लोगे मुझसे, तो तुम्हारी बायोलॉजी तो कहाँ ही जाएगी सोचो, ठीक है। प्लस डाउट सेशंस हैं, क्विज़ेस हैं, एवरीथिंग इज देयर,
ओके, एंड इस नंबर पे कॉल कर लो अगर प्लस से रिलेटेड कोई बात है तो। ऐसे नहीं मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया समझा, तो ऐसे नहीं हो सकता बेटो, पूरे इंडिया के बच्चों को क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, चलो आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो एट